आप सभी का फिर से नए तकनीकी सत्र में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैंने जो पिछला सत्र था वो सुन त्ज़ू के ऊपर लिया था, जो एक चीनी विचारक हैं। और आजकल आपको पता है कि चीन जिस तरीके से आज ही नहीं बल्कि विगत कई दशकों से भारत और अपनी सीमाओं के साथ जो भी उसकी सीमाएँ लगती हैं, लगभग 12 या 14 देशों के साथ उसकी सीमाएँ लगती हैं। साउथ चाइना सी में भी भारत के साथ भी वो अपनी सीमाओं को बराबर गरमाए हुए है। कहीं न कहीं पे उसकी किसी न किसी देश के साथ मुठभेड़ या एक तरीके से कह दें तो एक संघर्ष की नौबत हमेशा बनी रहती है। तो मुझे लगा कि ग्रेजुएशन थर्ड ईयर में सुन त्ज़ू एक विचारक का ज़िक्र भी है, और जो लोग कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं और जो लोग चीन के बारे में समझना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो सुन त्ज़ू को समझें। क्योंकि जब हम सुन त्ज़ू को समझते हैं तो हमको समझ में आने लगता है कि आज जो चीन है वो क्या समझता है, क्या कर रहा है और आगे क्या करेगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि भारत में स्ट्रैटेजिक थॉट या स्ट्रैटेजिक थिंकिंग की जो परंपरा थी वो लगभग इस समय नहीं है, पिछले कई शतकों से नहीं है, सदियों से नहीं है। ऐसा नहीं है कौटिल्य हमारे ही यहाँ के थे, लेकिन हमने उनको बाईपास कर दिया। हमने उनको उतना महत्व नहीं दिया जितना मिलना चाहिए था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब पेपर आता है तो सो सिद्ध करिए कि कौटिल्य भारत के मैकियावेली हैं, जबकि हालात ये है कि लगभग 1500 साल का अंतर था, कम से कम, या 1800 साल का। तो ये प्रश्न कहना कि कौटिल्य भारत के मैकियावेली हैं गलत था। यहाँ कहना चाहिए था कि सिद्ध करिए कि मैकियावेली यूरोप के कौटिल्य हैं। तो हमारे यहाँ एक परंपरा क्या रही है कि हम अपने ज्ञान को कम आंकते हैं, और जो ज्ञान हमको विदेशों से मिलता है, पश्चिमी सभ्यताओं से, हमको लगता है कि यही वो चीज़ सही है। इसी कारण हमारे भारत में हमने देखा है कई सदियों से कि हमारा अपना ज्ञान वो क्षीण होता गया, और हमें जो ज्ञान दूसरों ने दिया हमने उसको सही मान लिया। लेकिन चलिए अब हम आगे चलते हैं और जो चीन के बारे में सुन त्ज़ू कहते हैं, जो उनकी वार टैक्टिक्स है, वार स्ट्रेटजी है, उस पर चलते हैं। जो सेकंड चैप्टर है उसमें ये बात करते हैं युद्ध की तैयारी की। सुन त्ज़ू इस चैप्टर में जो बात कहते हैं वो बड़ी गहरी है। हालांकि इनके पूरी किताब को समझने के लिए आपको बहुत बड़ा दिमाग, एक काग्रचित्त लगाना पड़ेगा। बिना एक ध्यान लगाए आप इनकी बातों को समझ नहीं सकते। लेकिन अपनी उस चैप्टर में ये लिखते हैं कि यदि जब आप वास्तविक लड़ाई में संलग्न होते हैं और जीत मिलने में देर होती है तो सैनिकों के हथियार सुस्त पड़ जाएंगे, उनका जोश ठंडा पड़ जाएगा। यदि आप एक शहर की घेराबंदी करते हैं तो इससे आप अपनी ताकत को समाप्त कर देंगे। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि लड़ाई में अगर जाइए, जीत मिलने में अगर देरी हो रही है तो सैनिकों के हथियार सुस्त हो जाएंगे। मतलब ये एक तरीके से एक बात करते हैं कि आपको जो कुछ करना है, आपको जीत जल्दी चाहिए। देर में जीत का कोई, अगर आप अगर आप देरी करेंगे तो जोश ठंडे पड़ेंगे, हथियार सुस्त होंगे। इन सब की बात करते हैं और घेरेबंदी की बात नहीं करते। कहते हैं कि शहरों की घेरेबंदी मत करो। अब चलिए अब आपको हम इसका एक एग्जाम्पल देते हैं। 1962 में, मैं आपको फिर से वहीं ले चलता हूँ। 1962 देख लीजिए या डोकलाम देख लीजिए, या भी आप अभी के हालात आप देख लीजिए। देखिए, शहर की घेरेबंदी से इन्होंने मना किया है, ठीक है। जब हम अपनी फॉरवर्ड पॉलिसी 62 में लॉन्च किए थे और हमने सेना वहाँ पहुँचानी शुरू करी थी, तो चीनियों को बहुत अजीब सा लगा था कि शायद भारत जो है आगे बढ़ रहा है। और चीनी हमारी सेनाओं को 3 चौकियों को 2 तरफ से 3 तरफ से घेरने लग गए थे। डोकलाम में भी देखिए कि तुरंत आए हैं। अभी उस चीज़ की हम बात आगे करेंगे कि वो वहाँ पर तुरंत क्यों आए, लद्दाख में तुरंत क्यों सामने प्रकट हुए। लेकिन यहाँ पर जब भी बात करते हैं कि हथियार सुस्त हो जाएंगे, जीत जल्दी चाहिए, तो इसका मतलब वो घेरेबंदी की बात नहीं करते।
घेराबंदी की साफ मना करते हैं। जब फॉरवर्ड पॉलिसी लॉन्च करी थी तो हमको चीनियों ने वहीं पर घेरना शुरू किया था। चीन हमसे कहीं ज़्यादा था सेना के मामले में। कृष्णा मेनन की मैंने आपको बात बताई थी। कृष्णा मेनन ने उस समय कहा था कि चीनियों को अंदर आने दो। उन्होंने कहा था कि चीनियों को अंदर आने दीजिए बॉर्डर से, और हम उनका मैदानी क्षेत्र में वो स्वागत करेंगे जो सोचे भी नहीं होंगे। मतलब उस समय जो हमारे रक्षा मंत्री महोदय थे वो इस मुगालते में थे कि चीन अंदर आएगा मैदानी क्षेत्र में, आसाम तक, आसाम के जो एरिया है गुवाहाटी इस तरफ या उसके भी नीचे शायद वो उतरे। ये बात इनके दिमाग में चल रही थी रक्षा मंत्री के। लेकिन देखिए, चीन को उनके विचारक ने कई सौ साल पहले ये बता दिया था कि शहरों की घेरेबंदी मत करना, और हुआ यही। चीन आया नीचे लेकिन शहरों में नहीं आया, संघर्ष विराम किया, पीछे चला गया। हालांकि मैकमोहन लाइन के तब भी आगे खड़ा है, लेकिन शहरों से दूर रहा, वो आपकी चाल में नहीं आया। अब आप इस लाइन को यहाँ से आप समझ सकते हैं कि उनके लिए ये लाइन कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। आगे कहते हैं, यदि अभियान अधिक लंबा चलता है तो ऐसी स्थिति में राज्य के संसाधन युद्ध का दबाव झेलने की क्षमता क्षीण हो जाती है। अभियान अधिक लंबा चलता है तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे ये छोटा युद्ध और तेज युद्ध की बात कर रहे हैं। छोटा युद्ध और तेज युद्ध, जिसको आजकल आप कोल्ड स्टार्ट पॉलिसी कहते हैं कि हिंसा युद्ध के लिए तैयार रहिए। बैटल ग्रुप्स की आप बात करते हैं। आजकल क्या एक नया कॉन्सेप्ट आया है बैटल ग्रुप्स का। भारत भी उसमें बात कर रहा है, चीन भी बात करता है, अमेरिका भी उसमें बात करता है। बैटल ग्रुप्स में क्या है कि टैंक, मैकेनाइज्ड कोर, इन्फेंट्री और आपके जो फाइटर हेलीकॉप्टर होते हैं उनकी, और एक रॉकेट आर्टिलरी टाइप का सारा सिस्टम एक छोटे से ग्रुप में रहता है। वो अपना पूरा युद्ध स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। एक तरीके से इनडायरेक्टली यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं। अभियान अधिक लंबा चलता है तो इसका मतलब कि छोटे की बात कर रहे हैं, छोटा और तेज, ताकि राज्य के संसाधन पर दबाव ना पड़े। आपको याद होगा कि 1971 का जब युद्ध होने वाला था और हमको इस चीज़ का वर्णन मिलता है कि जनरल मानेकशॉ से स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि अभी हमारी तैयारी नहीं है और आपको क्या चाहिए, आपको निर्णय चाहिए या आपको युद्ध करना है। तो उन्होंने कुछ शायद बोला था कि निर्णय चाहिए। तो कहते कि जब हम मौका आएगा सही तो बताएंगे, और भारत ने वो 14 दिन में युद्ध जीता था। एक जगह आपको मैं और क्लियर कर दूं, अब आप अगर इन दोनों लाइन को अगर आप दोनों पॉइंट को अगर आप ऐड करते हैं तो अब आप एक चीज़ और समझिए। आज से कई साल पहले भारत की सेना संसद पर हमले के बाद बॉर्डर पर खड़ी थी, लेकिन भारतीय सेना आगे नहीं गई थी। उस समय कहा जाता है, जो एक किताब थी राव और आईसाई की, दुर्रानी और दुल्लत की थी, उन्होंने कुछ सेना की समस्याओं की बात करी है। मैं उसको यहाँ पर बोलना नहीं चाहूँगा, मैं नहीं चाहता कि कोई प्रभाव पड़े किसी के ऊपर। लेकिन अगर आप उस बात को यहाँ से कोरिलेट करते हैं तो शायद आपको बहुत कुछ इसका जवाब मिल जाएगा। उसके आगे ये लिखते हैं कि जब आपके हथियार धीमे हो जाएं, आपकी ताकत खत्म हो जाए, आपका खजाना खर्च हो जाए और आपके आसपास के लोग आपकी मजबूरी का लाभ उठाने को तैयार हो जाएं, फिर किसी भी चतुर व्यक्ति के द्वारा उन परिणामों को टालना मुश्किल होगा। इसका क्या मतलब है? इसका साफ मतलब है कि ये बात करते हैं शक्तिशाली बनिए, तेज युद्ध करिए, पैसे से मजबूत रहिए, और पैसे से आपको हमेशा मजबूत रहना होगा। हो सकता है कि शायद आपको आर्थिक युद्ध भी करना पड़े। आज चीन इसी चीज़ को तो फॉलो करता है, इसी रूल को। आप देखिए, चीन ने पिछले कई शायद भारत के अलावा उसने कभी किसी से कोई युद्ध नहीं करा। हमारी सेनाएं 99 तक तो पाकिस्तान से लड़ती रही हैं। 80 से पंजाब और कश्मीर के
आतंकवाद को कुचल रही हैं। हमारा जो पैरामिलिट्री फोर्स हैं वो बराबर नक्सली घटनाओं से लड़ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंट्स हैं उनसे भी हमारा दो दो हाथ बराबर चलता रहता है। तो भारतीय फोर्सेस कभी भी बैठी नहीं हैं, वो बराबर लड़ रही हैं, चाहे वो घर के अंदर का दुश्मन हो, चाहे वो घर के बाहर का दुश्मन हो। लेकिन चीन ने कभी कोई युद्ध नहीं किया, क्योंकि इन्हीं थॉट्स के थ्रू चीन आता तो है युद्ध के लिए, लेकिन वो तभी युद्ध कर पाएगा जब तक वो सामने वाला अलर्ट ना हो जाए। जैसे ही आप अलर्ट होंगे और आपकी तैयारियां शुरू हो जाएंगी, इसी sun tzu के विचार के अनुसार फिर चीन पीछे हटेगा, क्योंकि चीन कभी भी आपको मौका नहीं देना चाहता, और जहां आपको मौका मिला तो खुद पीछे हो जाएगा। अभी आपको मैं एग्जाम्पल देके इसको भी और क्लियर कर दूंगा। तो आपने देखा कि इन्होंने कहा है कि आपके हथियार की धार धीमी हो जाएगी, ताकत समाप्त हो सकती है, और आप चीज़ों को नहीं टाल पाएंगे अगर आपके हाथ पैसे से कमज़ोर हैं। पैसा चाहिए, आर्थिक रूप से आप मजबूत रहें। आगे लिखते हैं कि युद्ध में मूर्खतापूर्ण जल्दबाजी के बारे में सुना है, लेकिन इस प्रकार लंबे विलंब समय तक युद्ध में व्यस्त रहना उचित नहीं है। उसका एक अगला लाइन और आप अगर सुन लेंगे तो और आप चीज़ें क्लियर कर लेंगे कि लंबे समय तक युद्ध से लाभान्वित होने वाला देश का कोई उदाहरण नहीं है। इसका मतलब ये है कि छोटा और तेज युद्ध की बात करते हैं बराबर इस चैप्टर में ये। अब देखिए, छोटा और तेज कैसे? भारत ने जो संसद पे हमले के बाद जो अपनी सेनाएं भेजी थी बॉर्डर पे, भारत ने अपनी उन सेनाओं को कई महीने तक बॉर्डर पे खड़ा रखा था, और बराबर ही सेनाएं जा रही हैं, मिसाइलें जा रही हैं, उसकी फ़ोटो न्यूज़पेपरों पे आती थी। तो कहीं ना कहीं आप जो है दूसरे दुश्मन को या पाकिस्तान को आप मौका दे रहे थे, मीडिया के थ्रू या किसी और तरीके से जान रहा है कि युद्ध की तैयारियां चल रही हैं। पंजाब या राजस्थान में जब टैंक रेजिमेंट तैनात थी तो शायद किसी लेफ्टिनेंट जनरल ने तो एक टैंक को हल्का सा आगे किया था और अमेरिकी सेटेलाइट ने उसको पकड़ा था। उसके बाद शायद उन लेफ्टिनेंट जनरल को सस्पेंड भी किया गया था। सवाल ये है कि यहाँ पे छोटे युद्ध की बात करते हैं। जब ये छोटे युद्ध की बात करते हैं, उधर एक ओर से घेराबंदी से ये मना करते हैं, घेराबंदी भी मत करिए, छोटे युद्ध की बात करिए। अगर आप देखिए तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी और चीनियों के परिप्रेक्ष्य में भी, दोनों परिप्रेक्ष्य में इनकी बातें काफ़ी हद तक सही हैं। एक चीज़ ये आगे लिखते हैं जो शायद थोड़ी सी नागवार गुजरे, लेकिन अगर आप उसका एक नए तरीके से सोचें तो आपको काफ़ी हद तक उसका जवाब भी इसमें मिल जाएगा। नहीं, कहते हैं कि जो युद्ध की बुराइयों से पूरी तरह परिचित होता है और जो लंबे समय तक चलने वाले युद्ध से अच्छी तरह परिचित होता है, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। लेकिन उसके आगे ही क्या लिखते हैं कि अच्छा सैनिक कभी रसद आपूर्ति की दोबारा डिमांड नहीं करता, और ना कभी उनके जो सप्लाई को दोबारा किया जाता है, या मैक्सिमम सिर्फ 2 बार से अधिक की बात नहीं करते। ये इनका कहना क्या है कि जो सैनिक अच्छा सैनिक होता है वो दोबारा रसद आपूर्ति नहीं मांगता, और अगर रसद आपूर्ति देनी भी है तो 2 बार से ज़्यादा नहीं दी जाती। जब घर से चलें तो युद्ध सामग्री को साथ में ले जाएं, लेकिन शत्रु को चारा बनाएं। इस प्रकार सेना के पास अपनी आवश्यकता के लिए पर्याप्त भोजन होगा। इसका क्या मतलब है? 2 मतलब है। आप छोटा युद्ध करेंगे, तेज युद्ध करेंगे, तो आखिर आपको दोबारा खाना क्यों चाहिए? मतलब जो कुछ करना है उसमें कर लीजिए। दूसरा, ये क्या कहते हैं, दुश्मन के से सामग्री जब चलने तब साथ सामग्री ले लें, शत्रु को चारा बनाएं। इसका मतलब क्या है कि अगर शत्रु आपको कहीं मिले तो उस पर धावा बोल करके उसकी चीज़ों पर आप कब्जा करिए। अब हो सकता है कि शायद आपको ये बात समझ में ना आ रही हो, लेकिन अगर आप ये नक्सलियों को देखिए या इंसर्जेंट को देखिए जो नॉर्थ ईस्ट में है, जिनको चीनियों का कट्टर सपोर्ट है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जिसकी हम बात करते हैं, अगर आप इसको देखते हैं तो आप समझ जाएंगे कि कभी कभी आपने हमेशा सुना होगा कि नक्सली आए या उग्रवादी आए, उन्होंने पैरामिलिट्री फोर्सेस पे घात लगाकर हमला किया
और हथियार और सामान लूट के लेकर चले गए। ये वही कॉन्सेप्ट है कि आपको दोबारा खाने की बात क्या करने की भाई यहाँ पर बात थी कि आपको दोबारा सामान नहीं भेजेंगे, क्योंकि उन्होंने उसी लाइन में आगे लिखा हुआ है कि दुश्मन से लूट लीजिए। एक बार आप लेके चले गए, सप्लाई पर डिपेंड मत रहिए। इसका ये भी मतलब है कि आपको इंडिपेंडेंटली काम करना है, स्वतंत्र रूप से काम करना है, किसी तरीके से सप्लाई पे आपको डिपेंड नहीं रहना है और स्वतंत्र हो करके उस एरिए पे दुश्मन का पर धावा बोल करके अपने ज़रूरतों को दुश्मन से पूरा करते रहिए। ये आगे एक कॉन्सेप्ट लिखते हैं कि अगर आप बहुत दूर तक सेना का खर्चा, क्योंकि अब जिन्होंने ये बात यहाँ पर क्यों बोली, ये लाइन आगे जाके क्लियर होती है। बहुत दूर तक सेना का खर्चा वहन करने से राज्य की अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो जाती है और इस खर्चे की वसूली आम जनता से करने से लोगों को तरह तरह की तंगहाली का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर सेना के बढ़ते खर्च के कारण राज्य की कीमतें बढ़ जाती हैं और बढ़ते दामों के कारण लोगों की जमा पूंजी खत्म हो जाती है। अब आपको इसके हम 3 उदाहरण देते हैं। आप सभी ने गन बटर थ्योरी के बारे में सुना होगा, नहीं सुना हो तो बता देता हूँ कि गन बटर थ्योरी का कॉन्सेप्ट ये था कि जो आप खर्चा सेना के ऊपर करेंगे उतना ही आपको कम पैसा मिलेगा पब्लिक के ऊपर पैसा खर्च करने के लिए, और जितना ज़्यादा पैसा जनता पर खर्चा करेंगे उतना ही आपको कम पैसा मिलेगा सेना पर खर्चा करने के लिए। तो उन्होंने आप बता दिया कि राज्य की व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। अब आप उस चीज़ को कैसे टैकल करेंगे? आप टैक्स बढ़ाएंगे। टैक्स कौन देगा? जनता देगी। तो कहीं ना कहीं से एक तरीके से अगर देखा जाए तो जनता और सेना के बीच का जो बैलेंस सिस्टम है वो गड़बड़ होगा। ये बात इन्होंने क्लियर कर दी। अभी आपको इसका हम ताज़ा तरीन एक उदाहरण और दे देते हैं, हम सबके सामने है पाकिस्तान। पाकिस्तान में सेना हर जगह बैठी हुई है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, ब्रेड फैक्ट्री हो, वाटर सप्लाई हो, इलेक्ट्रिक सप्लाई हो, फूड कॉरपोरेशन हो, जितने भी आपको चेयरमैन मिलेंगे वो सब सेना के लोग मिलेंगे। वहाँ पे सेना को इतना ज़्यादा हावी किया गया है कि सारा जो रिसोर्स है वो उनका मिलिट्री की ओर जाता है भारत का भय दिखा करके। कभी भारत का भय दिखा देंगे, कभी अफ़गानिस्तान का भय दिखा देंगे, कभी ईरान का भय दिखा देंगे, और आजकल तो फिर उनके एक बड़े भाई हैं चीन, वो उनको सप्लाई करते रहते हैं हर तरह का सामान। कर्जा ले लो 8%, 9%, 16%, जैसे उनकी श्रद्धा भक्ति। लेकिन पाकिस्तान के जो आर्थिक स्थिति थी वो इसलिए टूटी क्योंकि वो बराबर सेना पर खर्च करते रहे और आर्थिक रूप से उन्होंने वहाँ पर कोई योगदान सरकारों ने अपना किया नहीं। अब पाकिस्तान में जब चीन घुसा, कभी सीपेक के नाम पे, कभी बॉर्डर रोड इनिशिएटिव के नाम पे, कभी ग्वादर के नाम पे, तो चीन ने जो पैसा लगाया उसने एशियन डेवलपमेंट बैंक या जापान वाले जितने बैंक हैं या जो इंटरनेशनल बैंक हैं या जो संस्थाएं हैं उनके तरीके से 1.5-2%, 3% पे लोन नहीं दिया, 8%, 9%। तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बैठने लगी। अगर आप इसको देखिए, जो बात कर रहे हैं, राज्य की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाती है सेना पे देने से, तो पाकिस्तान उसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। और इस चीज़ का भी उदाहरण है चीन कि किस तरीके से चीन ने वहाँ को मतलब पाकिस्तान को निशाना बना करके पैसा कमाने का धंधा सोचा। मैं आपको यहाँ आगे बताता चलूँ कि चीन जो है जितने भी देशों में इस समय है अपना निवेश कर रहा है, चाहे वो लंका हो, चाहे बांग्लादेश हो, नेपाल हो, अफ्रीकन कंट्री हो, सब परेशान हैं इस समय। उनसे क्यों परेशान है? क्योंकि इनका जो लोन है बहुत महंगा होता है। जब लोन महंगा होगा, आप लोन दे नहीं पाएंगे, तो फिर क्या कहेंगे कि भाई ऐसा करिए, अब आप हमको ये एरिया दे दीजिए, हम वहीं से अपना कमाएंगे खाएंगे। हम्बन टोटा इसका क्लियर कट एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से चीन करता आया है। और इस पैराग्राफ में मैंने आपको बता दिया कि सेना के बढ़ते खर्च के कारण राज्य की कीमतें बढ़ जाती हैं, बढ़ते दामों के कारण लोगों की जमा पूंजी खत्म हो जाती है। इसका एक ताज़ा तरीन उदाहरण पाकिस्तान है। इसके आगे एक जगह पे ये मेंशन करते हैं, ये कहते हैं कि एक बुद्धिमान जनरल दुश्मन पर हमला करने की बात करता है। शत्रु का खाद्य सामग्री से भरा एक वाहन
आपके 20 वाहनों के बराबर है, इस तरह ये शत्रु के अन्य चीज़ों पर भी समान रूप से लागू होता है। इसका क्या मतलब है? खाद्य सामग्री की बात करी है और फिर अंत में ये भी कहा है कि अन्य सामानों पर भी लागू होता है। मतलब एक तरीके से ये लूटने की बात कर रहे हैं, गुरिल्ला अटैक करने की बात कर रहे हैं और दुश्मन पर धावा करने की बात कर रहे हैं, घात लगा करके, कि जब वो सोचा भी ना हो उसी समय आपको अटैक करना है, आपको शत्रु पर हमला करना है, उसके सामान लूट लेने हैं, रसद आपूर्ति लूट लेनी है। क्योंकि उन्होंने पहले कहा कि आपको दोबारा नहीं भेजा जाएगा, और भेजते भी तो सिर्फ 2 ही बार भेजेंगे, उसके बाद नहीं, आप फिर अपना इंतजाम खुद करिए। तो वो इंतजाम कहाँ से होगा? उन्होंने उसकी टेक्निक बता दी कि आपको दुश्मन से लूटना है, चाहे वो खाद्य सामग्री हो या कोई और सामान हो, दुश्मन पर डिपेंड रहिए। उसके आगे कहते हैं कि अगर आपको दुश्मन को मारना है तो अपने सैनिकों को क्रोध से उत्तेजित करना होगा। इसके फायदे भी होंगे और इसके लिए आपको अपने दुश्मनों को, मतलब अपने दुश्मनों को मारने के लिए अपने सैनिकों को पुरस्कार भी देना पड़ेगा। यहाँ पे ही आ गए साइकोलॉजिकल वार पे। दुश्मन के खिलाफ अपने शत्रुओं को जोश दिलाओ। देखिए, मैंने तो पहले ही वीडियो में जब आपको बताया था कि इम्पॉर्टेंस ऑफ डिफेंस स्टडीज़ एंड मिलिट्री साइंस की, तो मैंने उसी समय जिक्र किया था कि ऐसा क्या हो जाता है कि पुलिस को भी अगर किसी को मारना होता है तो जवाब देना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे सामने, आप कहीं पर भी कश्मीर में देख लीजिए, पत्थरबाजी होती है, आगजनी होती है, लेकिन सेना हमेशा कभी बीच से निकल जाएगी, कभी लाठी फटकारेगी, कभी आंसू गैस के गोले छोड़ेगी, कभी रबर बुलेट छोड़ेगी, जान नहीं लेती है आमतौर पर। वो तभी होता है जब बहुत ज़्यादा, जब कोई क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। पैरेडगन की बीच में बात आई थी, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप गलती करेंगे और राष्ट्र की एकता अखंडता से अगर आप विश्वासघात करेंगे तो आपको ये सब चीज़ें झेलनी पड़ेंगी। और भारतीय सेना और भारतीय जनमानस कोई मजाक की चीज़ नहीं है कि आप भारतीय सेना पर हमला करें। खैर, आगे चलते हैं। तो मैंने उसी चैप्टर में, उस वीडियो में, पहले वीडियो में बताया था कि पुलिस किसी पर गोली नहीं चला सकती, पूछना पड़ेगा। दंगे हों, कुछ भी हो, तो भी आपको मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन क्या सेना को उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है? नहीं। जब आप दुश्मन पर गोलीबारी कर रहे होते हैं, दुश्मन मरता है तो आपको पुरस्कार मिलता है। तो वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें आप किसी की हत्या भी करते हैं तो जायज़ होता है उससे संबंधित ज्ञान को, या उससे जो रिलेटेड चीज़ें हैं उसको ही हम रक्षा अध्ययन सैन्य विज्ञान में पढ़ते हैं। क्योंकि बहुत सी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो हो सकता है किसी और विषयों से भी मैच कर जाएं, लेकिन हम में कुछ तो अंतर है ना, हमें उनसे कुछ तो श्रेष्ठता है ना, तो उसी की ही मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि दुश्मन को मारने के लिए अपने सैनिकों को आप उत्तेजित करिए। तो तरीके से उनके मनोबल को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उनके मनोविज्ञान को प्रभावित करने की बात कर रहे हैं। आगे कहते हैं, अब देखिए उसमें तक टैंक थे नहीं, तो ये कहीं पे आकर रथ की बात करते हैं कि अगर आपने उस पर कब्जा कर लिया है तो उस पर अपने झंडे लगा लीजिए। खैर, आज की तारीख में वो क्या होता है वो तो एक अलग मैटर है। लेकिन ये कहते हैं कि पकड़े गए सैनिकों के साथ दयालु पूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका साफ सा मतलब है कि जब आप अपने युद्धबंदियों के साथ दयालुपूर्ण बर्ताव करेंगे तो कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ जनमानस को, जो पकड़े हुए हैं, उनको अपनी तरफ करने का प्रयास कर लेंगे। एक जगह फिर इसके बाद में लिखते हैं, युद्ध में तब उद्देश्य केवल जीत हासिल करना होता है, ना कि लंबी मुहिम छेड़ना। जीत, हम लोग जब युद्ध के सिद्धांत की जब बात करते हैं, आक्रमण के सिद्धांत की बात करते हैं, तो उसमें लक्ष्य के चुनाव की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने जीत की बात की है। तो लक्ष्य क्या होगा, हम किस तरह से जीतना चाहते हैं।
ये भी उसी लक्ष्य की बात करते हैं। वो आगे लिखते हैं कि सेनाध्यक्ष लोगों के भाग्य का निर्णायक होता है। यही वह व्यक्ति है जिस पर निर्भर करता है कि देश में शांति रहेगी या विपत्ति। देखिए, उस समय जब राजा का सिस्टम चल रहा था, राजा लोग हुआ करते थे, तो ये चीज़ तो उसमें एक अलग थी। आज के टाइम में जो सेनाध्यक्ष है, वो भारत में भी सीडीएस हो चुके हैं, जो कि तीनों सेनाओं के एक तरीके से कहा जाए तो तीनों सेनाध्यक्षों से एक रैंक ऊपर है। तीनों सेनाओं के अपने अलग अलग अध्यक्ष हैं। अब भारत के जो राष्ट्रपति हैं वही सर्वोच्च सेनापति हैं। तो अब लोकतांत्रिक देशों में ये परंपरा अब तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर अब इसकी तुलना की जाए तो लोकतांत्रिक सरकारों से इसकी हम तुलना कर सकते हैं। तो वो एक बहुत सी चीज़ें थी। ये कॉन्सेप्ट आज की तारीख में शायद ना चल पाए, क्योंकि अब लोकतंत्र है देशों में, लेकिन तब तक की जब ये बात कर रहे थे उस समय की सब बातें हैं। तो आज मैंने आपको सुन तजू के बारे में, इनका जो सेकंड चैप्टर है उसके बारे में बताया। मुझे आशा है कि आप लोगों को इनके बारे में समझ के मज़ा आया होगा, और आप काफ़ी हद तक ये समझ गए होंगे कि चीन किस तरह इनको आगे रख करके चलता है। अब जैसे जैसे आपको मैं इसके आगे की चीज़ें पढ़ाता जाऊंगा और बताता जाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि चीन की सोच क्या है, चीन क्या सोचता है। यकीन मानिए, जब तक ये पूरा इनका चैप्टर ख़त्म होगा, शायद आपकी आँखें, मस्तिष्क काफ़ी हद तक चीन को समझ चुकी होंगी। धन्यवाद।